नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आपसे लेकर पुनः स्वागत है। पार्ट 4 तक हम लोगों ने निपटा लिया था, ये पार्ट 5 है, लास्ट होगा, चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो टॉपिक है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म फिर से वही बात बार बार रिपीट हो रही है, सोशलिस्ट मॉडल, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना पड़ेगा और कंट्रोल कौन करता है? स्टेट कंट्रोल करता है। ठीक, उसके तहत अटेम्प्ट्स किए गए। अटेम्प्ट्स कैसे डिवाइडेड है? पहले हिस्टोरिकल देख लेते हैं। अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी। कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी पहले एक्सप्लेन नहीं है, बट थोड़ा वो समझ लो। वो रेवेन्यू फार्मिंग पे बेस थी। रेवेन्यू फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि एक आदमी असाइन कर दिया गया है जिसके पास लैंड हो सकता है और नहीं हो सकता है, बट वो एक प्रॉपर मतलब जो पर्टिकुलर टैक्स जो फिक्स होगा वो करेक्ट करेगा और कॉलोनी को सबमिट कर देगा, ब्रिटिशर्स को सबमिट कर देगा। उसे खत्म किया गया। रिलीज लैंड फ्रॉम द क्रचेस ऑफ क्लासेस। कुछ लोगों के पास बहुत आयत जमीन थी, उनसे लेके डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक, एट लिटिल इंटरेस्ट। और उनको इंटरेस्ट कम था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने हिसाब से जो उनकी ज़रूरत है इंग्लैंड में और वर्ल्ड लेवल के ट्रेड पे, उस हिसाब से वो एग्रीकल्चर करवाते थे। ओपियम की जरूरत, ओपियम जिसको हम डाई की जरूरत पड़ती है, तो उनका एग्रीकल्चर फोकस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। तो जब इनको कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट कॉमर्स में और माँ बाप ने साइंस दिला दिए तो नहीं हो पाएगा, अब हो नहीं पाएगा तो नहीं हो पाएगा। एक और एग्जाम्पल है, प्यार किसी और से है, शादी किसी और से हो गई, इंटरेस्ट बनाने में टाइम लगेगा और उसमें नहीं कह सकता कि इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा, वो तो बनेगा भाई। फिर रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। जैसा कि हमने पिछले और देखा भी, शिवपाल नेहरू वाला ये चाह रहे थे कि अगर एक ही लैंड ओनिंग क्लास है, इंडस्ट्रियल्स है या फिर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके पास अगर लैंड रहा, जमीन रही, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर लैंड है और उससे एक टैक्स जनरेट होता है, एक क्रिएटिव प्रोडक्शन क्रिएट होता है। तो अगर हुआ तो इनकी पावर बढ़ सकती है, और जब पावर बढ़ेगी तो ये डोमिनेट कर सकते हैं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में। तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ही था और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही था, क्योंकि जो लोकल लेवल पंचायत उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक, तो डेमोक्रेसी के लिए बेसिकली नेगेटिव। तो ये है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। कौन सा अबॉलिश किया गया है ये लिख के जा सकता है, इसमें जो चीज़ें नहीं होंगी वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड केम टुगेदर या ब्रिंग टुगेदर फॉर वायबल ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं कि एक एकड़ लैंड दे दे किसी को और बोला गुजर बसर करो, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना है जिसमें छोटे छोटे अलग अलग पार्ट को एक साथ ला के और किसी को जवाब दे रहे हैं तो उसके पास इतना तो लैंड हो कि वो गुजर बसर कर सके। ठीक है, तो अटेम्प्ट में पहला ये कि अबॉलिश कर दिया जमींदारी सिस्टम को, सबसे पहला चीज। दूसरा और क्लचेस ऑफ क्लासेस, मतलब कुछ प्रॉपर क्लासेस हैं जो हाई क्लास में आ सकते हैं, जिसे कह सकते हैं, उन्हीं के पास लैंड है, उनसे लेके बाकी लोगों में बांटा गया। और वो क्यों किया गया, मेरी क्वेश्चन है तो ये आंसर है। अगर पूछेगा भाई तो ये आंसर है, ताकि उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए और लोकल पॉलिटिक्स में वो डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, करेंगे तो किसके लिए बैड है? इज बैड फॉर डेमोक्रेसी। पूछ सकता है कि काहे के लिए इनको लैंड में देते हैं, जब ये लोग गुजर बसर कर ही रहे हैं लोकल लेवल का और आज तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इनकी लैंड लेके बाकी भी क्यों बांट रहे हैं? डेमोक्रेसी, बैड डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। और क्या किया है? स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड लेके एक वायबल फॉर एग्रीकल्चर लैंड बनाया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। ठीक, इसका और भी वो किया गया है, एक और सीलिंग या लिमिटेशन, लिमिट कर दी गई किसके पास कितना लैंड हो सकता है। ठीक है, हाउ मच लैंड वन कुड ओन। अगर पूछेगा व्हाट इज सीलिंग, हाउ मच लैंड वन कैन वन कुड ओन, ये व्हाट ये आंसर है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है? पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेट द लॉज। आसानी से वो लॉ को इवेट कर जा रहे हैं। अगर सिविल सूट फाइल होगा तो बहुत साल लग जाते हैं, तब तक लगेंगे तब तक जो भाई साहब हैं, ये लैंड ओनर्स कम्युनिटी है या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना लैंड पे कब्जा करके रखते हैं। केस फाइल होगा तब होगा, तब तक देखी जाएगी, तो कोई फायदा ही नहीं केस करने का। तो ये आराम से लॉ को इवेट कर जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी दी गई वहाँ के लोगों को जो काम करने वाले हैं, जो कि कॉलोनी टाइम पे सिक्योरिटी नहीं मिली, उनको वो सिक्योरिटी दी गई कि तुम अगर काम कर रहे हो कहीं पे तो ऐसा नहीं कि उनको कोई भी निकाल के फेंक सकता है, तुम्हारी जो जॉब है वो इरेगुलर है, ऐसा नहीं है। पर वो स्कीम्स भी आई हैं बाद में मनरेगा टाइप की, रेयरली इम्प्लीमेंटेड, बट वो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम।
रूट कॉज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, नहीं तो पॉलिसी मेकर्स ज़्यादातर अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, वो जो लास्ट तक पहुँचता है वो चीज़ टूट जाती है। ठीक, नॉट ईजी टू टर्न, इसी को बताया गया है वेल मीनिंग पॉलिसीज इनटू एक्शंस। वेल मीनिंग जो पॉलिसीज हैं वो तब तक पॉसिबल नहीं है, चाहे कैसी भी पॉलिसी बना लो, जब तक जिसके लिए बनाई जा रही है पॉसिबल विद पब्लिक मोबिलाइजेशन, वो इकट्ठा होकर डिमांड न करे ये हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए खराब है। ठीक, तब तक कोई भी पॉलिसी अच्छी और खराब नहीं हो सकती जब तक पब्लिक मोबिलाइजेशन हो। तो अगर कोई अच्छी चीज़ पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है तो पब्लिक मोबिलाइज हो, बट जब जिसका इन्फ्लुएंस है वो पब्लिक को साथ में आने नहीं देगा। अब वो कोई भी पैतरा अपना सकता है, शराब अपना सकता है, जुआ अपना सकता है, वुमेन को इस्तेमाल किया जा सकता है, और लॉ का इस्तेमाल SC/ST एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है गलत, और मोलेस्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को भी फंसाने के लिए, किसी को भी धमकाने के लिए। कि ये जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है ये इजीली पॉसिबल नहीं है। ये वही लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 8 से 9 घंटे अपने जॉब पे दे रहे हैं, वापस आ रहे हैं और सुकून की नींद सो रहे हैं, इनको पब्लिक मोबिलाइजेशन करने में दिक्कत होती है। और ये बात इन लोगों को अच्छी तरीके से, इन लोग कोई भी हो सकता है एरिस्टोक्रेसी के लोग, जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल या पहली वीडियो पर दिया, इसे पता है इसे तोड़ना कैसे। ठीक, दिस टेंड्स टू, वो क्या है, ये फॉर्मूले हैं, बहुत महंगे फॉर्मूले हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी डिसाइड होगी वो बिना किसी पॉलिटिकल सिचुएशन के देख रेख में, ये पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है उसके बिना इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होती है या फिर इकोनॉमिक्स आप जब पढ़ते हैं या बजट देखते हैं, ये समझ आइएगा कोई ना कोई सोशल ग्रुप का इसके इम्प्लीमेंटेशन या फिर मेकिंग में हाथ है पूरी तरीके से। चाहे वो कोई भी सोशल ग्रुप हो, पॉलिसी अगर बन रही है इकोनॉमिक्स तो इनका कोई ना कोई इंटरवेंशन होगा। ठीक, तो गुड विशेस ऑफ लीडर, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लीडर्स हैं, चाहते हैं कि जनता तक कुछ अच्छा पहुँचे, वो चीज़ें सोशल ग्रुप जो वहाँ का है वो कंट्रोल करके रखता है। लॉ पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंटेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो भी चीज़ आपके साथ अब होगी या आसपास देखो, इकोनॉमिक चेंजेस कोई भी होते हैं, बिना इसके इंटरवेंशन, बिना इसके मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन के पॉसिबल नहीं। कंट्रोल करेगा ही करेगा, तो जब कंट्रोल करेगा तो पब्लिक मोबिलाइजेशन पॉसिबल है। मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। ये कुछ मुसीबतें हैं जो उस दौर से हिंदुस्तान गुजरा है, वो कैसे, सबसे पहले एग्रीकल्चर 1960s का जो कंडीशन है वो बैड से वर्स की तरफ चली गई पैदावार। ठीक है, क्यों, रीजन है वो आगे देखिए। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 40s and 50s barely above रेट ऑफ पॉपुलेशन। इतना पैदा हो ही नहीं पा रहा था कि पूरी पॉपुलेशन को खिला सके। ठीक है, ये पहला ईयर और कब हुई। अब रीजंस क्या है, 65 और 67 के बीच में ये चीज़ें हुई है। 67 माना सीवियर ड्रॉट, बहुत जगह सूखा पड़ रहा है, 2 वॉर्स विद चाइना हम लड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो चुकी है उसी की वजह से, जितना पैसा हो जाता वो लग गया। बहुत जगह उससे फेमाइन आ गई, फेमाइन भुखमरी, फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज होता है तो माल न्यूट्रिशन। ठीक, इसका एग्जांपल है, देखने को मिला है बिहार का एग्जांपल लेके उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर फूड क्राइसिस 9 डिस्ट्रिक्ट है जो कि फूड शॉर्टेज में चले गए थे बिहार के, जिसमें से जो 5 मेन हैं वो जितना नॉर्मल प्रोड्यूस करते थे उससे 1/3 भाग ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कैलोरी इनटेक जो है स्टैंडर्ड लेवल है 2450 पर डे, तो हमने ये मान के किया कि 2200 पर डे होनी चाहिए, वो भी ड्रॉप हो गई है 1200 पर डे। ठीक, डेथ रेट 1967 में अकेले 34% बढ़ चुके हैं बिहार में, और ऑब्वियसली बात है भूख की वजह से
मौत हो गई। व्हीट प्राइसेस बाकी स्टेट से यहाँ पे 2 गुना बिहार में, ठीक है, ये तो गलत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज जोनिंग। उस समय जोनिंग चल रही थी, प्रोहिबिशन ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट। जैसे हमने सिर्फ 5 मिनट का एग्जाम्पल लिया है, जो जमींदार ने उन्होंने दिया था कि हम नहीं दे रहे अपना गेहूँ, जो करना कर लो, ठीक है, लोग बाहर बेचते थे तब, तो जोनिंग कर दिए थे, मतलब कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड है वो नहीं कर सकते, उसे कहते हैं जोनिंग। एक नंबर का पूछेगा चाहे किसी भी चीज़ में पूछे, बट ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक, या मैं ऐसा पर पूछ सकता है। अब उससे भी क्या हो गया, बिहार में आ नहीं सकता था फूड, तो रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग जो हो पा रही होगी वो भी बंद हो गई जोनिंग की वजह से, तो फूड फिर भी नहीं आ सकता। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, परिणाम क्या हुए, परिणाम गलत लिखा ठीक लगाओ चेक करना, ठीक है। परिणाम इम्पोर्ट करना पड़ा फूड यूएस से, जिससे हम मदद नहीं लेना चाहते। अब जब तुम किसी से भीख की अपेक्षा करोगे तो वो अपनी शर्तें जरूर रखेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी। तो यूएस ने भी शर्तें रखी, उसकी वजह से हमको ये पता चल गया कि अपना सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड सिस्टम लाना ही पड़ेगा, जो कि आज वही मोदी जी ने बोला, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो करें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारा इंडिपेंडेंस से चलती आ रही है, सेल्फ सफिशिएंसी। क्यों, ये सोशलिस्ट मॉडल है जो कि यूएसएसआर काम देते हैं, उसने भी अपनी इकोनॉमी क्लोज करके सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया था। और तो बाद में उसको फेस करना पड़ा कॉन्सिक्वेंसेस, बट स्टार्टिंग का उसका एजेंडा ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया था, भूल गए हो तो वापस देख लो। ये हो रहा है फूड क्राइसिस, बिहार का एग्जांपल लिया था, इतनी ज़्यादा खस्ता हालत हो गई थी कि हमको एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से यूएस से मदद मांगनी पड़ी, और मदद मांगने का उसूल एक ही है, जिससे मांगोगे वो कोई ना कोई शर्तें रखेगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो मांगेगा, बिना मांगे तो काम चलेगा ही। तो पॉलिसी में चेंज लाना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि यूएस ने मदद की थी, और उसकी थोड़ी यही शर्त थी कि थोड़ा सा लिबरलाइजेशन लेके आओ, अपने डोर जो बंद करके रखे हो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए उनको खोलो। हुआ क्या, इन ऑर्डर टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, अर्लियर पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग फार्मर्स दोज हु वर लैगिंग बिहाइंड, ये पहले की पॉलिसी ये थी इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के पहले फार्मर्स को सपोर्ट किया जाता था, जो कि हमने देखा भी कि इरीगेशन चैनल पे जोड़ दिया जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, और अच्छी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। ट्रैक्टर का हमने पोस्टल स्टैम्प्स में एग्जांपल देखा था। तो फार्मर की तो पहले जो पीछे छूट रहे थे उनको साथ में लेके चलना था, बट जैसे ही पॉलिसी चेंज हो गया, क्या अब क्या होगा, गिविंग मोर सपोर्ट या फिर रिसोर्सेज टू एरिया ऑलरेडी हैड इरिगेशन, जिन एरिया में ऑलरेडी उपलब्ध चीज़ें हैं उन पे जोर देंगे, ना कि नई चीज़ों को बनाने में। और वेल ऑफ फार्मर्स, जहाँ पे अच्छे किसान और इरिगेशन की सुविधाएं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अब लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ का सपोर्ट करेगी, ताकि जो आउटकम है वो जल्दी से आ सके और भुखमरी दोबारा इंडिया में वापस ना आ सके। ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का कोड, ठीक है। ये असर्शन और रीजनिंग में आ सकता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया है कुछ लोगों ने, उनके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। पहला, उनका मानना था कि दोज हू हैव, जिनके पास पोटेंशियल होगा, जिनके पास लैंड होगा, जिनके पास इन्फ्लुएंस होगा, सिर्फ वही उनके पास कैपेसिटी होगी टू इंक्रीज प्रोडक्शन। भाई पैसे होंगे तभी तो वो नए जो तुम HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स दोगे वो खरीद पाएंगे। गरीब किसान तो वो गरीब रह जाएगा। अभी जिसके पास लैंड अवेलेबल है तो उसका एक्सप्लेन किया गया, बेसिकली रिच पीजेंट्स, जो अमीर जो है किसान, प्लस लार्ज लैंड लॉर्ड्स, बड़े भूमिहार या जमींदार ही, उन्हीं को प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिशरीज वही होंगे आपकी इस सेवाओं से। अगला एक और क्रिटिसिज्म है कि जो ग्रोथ है ना वो मॉडरेट है, और सिर्फ
किसकी? वीट की। प्रोडक्शन वीट का बढ़ रहा था, बस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन लाने से। एक और क्रिटिसिज्म, कॉलोनाइजेशन हो रहा था, बढ़ रहा था, मतलब कुछ ही एरियाज में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं और प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, मतलब हो रहे थे। उससे क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। इफेक्ट से लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइज हो गई पुअर पीजेंट्स के साथ। क्यों ऑर्गेनाइज हो गई? अब देखा होगा तो याद होगा, एक तरह के वीडियो देखो। लेफ्ट हमेशा डाउन ट्रोडन और पुअर का ही सपोर्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इनके लिए है तो दे आर विद द गवर्नमेंट, और इनके खिलाफ है देन दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक, इस वजह से लेफ्ट विंग पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट कर रहा है। एक और, राइज इन मिडिल क्लास फार्मर्स। जो लोग अभी अभी ताज़ा खेत खलियान पाए थे उनका बेनिफिट हुआ और उनको पैसे आने लगे, अचानक से पैसे घर में आने लगे। तो जब पैसे आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आदमी को पावर को अपने हाथ में रखने की आदत है। पता है कि जिंदगी में कुछ है नहीं, निकल नहीं कभी भी, बट पावर है तो रखेंगे। तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा उन लोगों का लोकल लेवल पे, और ये गवर्नमेंट के लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक, बट फिलहाल गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दिया। क्या? कि सब्सिडाइज रेट पे आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, हम HY सीड्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब एक खेत में अगर सपोज कर ले 4 किलो अनाज हो रहा है, तो हाई यील्डिंग सीड्स की वजह से 8 किलो से 10 किलो तक जा सकता है। कितनी प्रोडक्शन बढ़ गई। हाँ, अपने नुकसान भी है, उसके लैंड को प्रॉब्लम हो रही थी फर्टिलाइजर ज़्यादा बढ़ाने से, फर्टिलाइजर भी दे देंगे। और इरिगेशन की जो व्यवस्था पुरानी वाली थी जो हमने पढ़ी है, उसको और इम्प्रूव कर देंगे ताकि खेत में पानी रहे, मानसून पर डिपेंड ना होना पड़े हमारे किसान। और ऑल्सो गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एट अ गिवन प्राइस। इसी को चचा आज के जमाने पे MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी लड़ाई चल रही है। तो ये कब गारंटी हुआ है? स्टार्ट तो देखो 6 साल शुरू नहीं किया था, हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं फिर भी लिख दूँ, MSP देने वाला, स्टार्टिंग करने वाला यही था। बाद में जब डेवलपमेंट हुआ, कॉलोनीज आई, फिर ब्रिटिशर्स और ये सब चीज़ें खत्म हो गई, रेवेन्यू फार्मिंग स्टार्ट हो गया। अब 1967 के बाद, बेसिकली 70s मान लो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है, तब वापस से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट जो है गारंटी करेगी, गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बुक में नहीं मिलेगा, यही बोल रहा हूँ, यही सब करंट अफेयर्स हैं जो कि ऐड करके चलो। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हमने अभी देखा था सेल्फ सफिशिएंट कुछ करना था हमें अपना, क्योंकि यूएस ने जब रेट मांगी तो उसने हमारी पॉलिसी चेंज करा दी। तो सबसे पहला अमूल का एग्जांपल, ये तो मैं फुल फॉर्म तो नहीं मिलेगा, लिख लेना आ सकता है। अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL। ठीक, अगला है जिंगल। तो हर प्रोडक्ट की टैगलाइन होती है, उसको अट्रैक्ट करती है, तो इनकी है अटरली बटरली डिलीशियस। तो ये मतलब हर चीज़ के साथ, ब्रांड के साथ कोई ना कोई एक टैगलाइन होती है। तो ये हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ विश करने का है, फ्रेंडशिप डे जब गया है, तो कानपुर का अलग स्टाइल है विश करने का। उनका ये है कि बाबा ब्लैक शिप और बनी रहे हमारी फ्रेंडशिप, तो वो हमारा जिंगल है, ऐसे चलता रहता है। वैसे हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड का जिंगल है, रेमंड द कंप्लीट मैन, तो द कंप्लीट मैन का जिंगल है। ठीक, ये क्या है? ये कोऑपरेटिव डेयरी है, ये कोऑपरेशन के साथ बन रही है, मतलब इकलौता कोई नहीं होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक या एक से ज़्यादा लोग होंगे जो एक साथ आके ये चलन चलाना स्टार्ट करेंगे इंडिया में, फार्मिंग इंडिया को प्रमोट करने के लिए। अब कैसे होगा? उसके पहले ये फाउंडर है भाई साहब वर्गीज कुरियन, MCQ, अमूल कोऑपरेटिव डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, फाउंडर वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको, MCQ, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
क्योंकि ही वॉज द ओनली पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल वाइट रेवोल्यूशन लाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट चीज़ को ग्रो करने के लिए। मतलब कि हम अगर हर जगह एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बट नॉर्थ से लेकर साउथ तक मिल्क अवेलेबल है। कुछ जनजातियां हैं जो अभी मानती हैं कि मिल्क जो है वो सिर्फ गाय के बछड़े के लिए है या फिर जो उनके बच्चे हैं उन्हीं के लिए है, बट अभी भी कुछ लोग जो इसके जो है सपोर्ट में रहते हैं। बट बाकी जगह पे मिल्क जो है एक कॉमन चीज़ को यूज़ करता है। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो इंडिया पूरा इंडिया जाता है। ये याद रखना, ये फाउंडर है या फादर भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क और मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड एक साथ आके कोऑपरेटिव करके डेयरी करके इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है अमूल। ठीक है, इसने एक और चीज़ को टारगेट किया है, पॉवर्टी एलिवेशन। अब भाई दूध बेच के कैसे हमें बेनिफिट हो रही है। जो आपकी एग्रीकल्चर है ना, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम थ्रू आउट द ईयर नहीं है, इन्होंने प्रोवाइड करा है। पॉवर्टी एलिवेशन हुआ, ठीक, वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि क्या है घर पे रह के जो वुमेन्स हैं वो मिल्चिंग कर सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष होंगे वो जाके बाहर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, बट इनका पार्टिसिपेशन भी होगा, इनके भी कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनने देखे जा रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ 1970s के आसपास। ठीक है, MCQ, ऑपरेशन फ्लड क्या है ये लिख के आएगा, यस या नो पूछेगा, या ये लिख के आएगा और ये आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड। ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, ठीक है, एलिमिनेटिंग मिडलमैन, इनकम थ्रू आउट द ईयर। ऐसी व्यवस्था जनरेट करी गई, ऐसा ग्रिड बनाया गया, जोड़ बनाया गया, जिससे मिल्कमैन जो है वो डायरेक्ट कंपनी को अपना दूध सप्लाई कर सके, डायरेक्ट बिना किसी मिडलमैन, बिचौनी या ब्रोकर के, जरूरत ही नहीं उसकी। और दूसरा जो बेस्ट चीज़ ये, इनकम थ्रू आउट द ईयर। दूध का सीजन नहीं होता है सब, दूध हर सीजन के लिए होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में स्वीट टूथ वाले लोग ज़्यादा हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आया, कोई खुशी का माहौल आया, तो मिठाइयाँ बननी ही बननी हैं, और उसमें मिल्क का इस्तेमाल होगा, इनका हो या फिर किसी के भी मिल्क का इस्तेमाल होने ही होगा। तो इसलिए इनकम थ्रू आउट द ईयर जनरेट हो रही है। ये है वाइट रेवोल्यूशन, आपको मजा आ रहा है, और पिछला वाला था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। 5 पार्ट है इसके, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। कुछ रह गया हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट डाउन बिलो और बता दी जाएगी, अपनी चीज़ें सॉर्ट कर दी जाएगी। इतना ही था, धन्यवाद।